मेरी खाला अब भी बहुत जवान खातून थी। जब भी वो घर में अकेली होती तो मुझे अपने पास बुला लेती। मुझे मजबूरना उनके पास जाना पड़ता और उनके साथ कुछ खुशगवार लम्हे गुजारने पड़ते। काफी अरसा हो चुका था कि मैं अपनी खाला के साथ रह रहा था, इसीलिए वो मुझसे कुछ नहीं छिपाती। एक दिन जब खाला घर पर अकेली थीं, तो उन्होंने मुझे अपने करीब खींचा और मुझे चूम लिया। मेरी खाला बहुत खूबसूरत थी। ऐसा महसूस नहीं होता था कि वो शादीशुदा खातून है। इस वक्त में मामू नईम के घर आया हुआ था क्योंकि उम्मी और अबू दोनों सऊदी जा रहे थे। उनके रवाना होने से पहले जब छोटे मामू अबू से मिलने और मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने अबू से कहा कि आसिफ को वो अपने घर छोड़ जाए। अबू ने काफी समझाया कि आसिफ अब बड़ा हो गया है, अपने आप का ख्याल रख सकता है, लेकिन वो न माने। उन्होंने अबू को राजी कर ही लिया और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। खाला जमीरा की शादी मेरे मामू से तकरीबन 12 साल पहले हुई थी। इस वक्त मेरी उम्र 8 साल थी, लेकिन तब मुझे सऊदी अरब जाना पड़ा था। मुझे खाला को देखना बहुत पसंद था क्योंकि वो न सिर्फ खूबसूरत थीं बल्कि उनकी आवाज़ भी नरम थी और रंग रूप और जिस्म भी दिलकश था। खाला और मामू की जोड़ी मिसाली थी। शादी के बाद खाला का जिस्म बहुत हुसैन हो गया था, यानी जानलेवा। उनका चेहरा पहले ही शानदार था, लेकिन अब तो मुझे उनके जिस्म के हर हिस्से की तरफ कशिश महसूस होती थी। इस वक्त खाला घर की सफाई कर रही थीं और मैं टीवी देख रहा था। खाला ने मुझसे पूछा, आसिफ बेटा, आज तुम कॉलेज नहीं जा रहे? ये सुनकर मुझे दिल में बुरा लगा और मैंने कहा, नहीं खाला, सेमेस्टर खत्म हो गया है, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। खाला ने सर हिलाया और ऐसे अंदाज में कहा कि ठीक है, और कपड़े से मेज साफ करने लगे। खाला के आज़ा नुमायां हो रहे थे। ये मंजर दिल को छू जाने वाला था। मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूं और क्या ना करूं। 2 दिन गुजर चुके थे कि मैं खाला के घर आया था। रात को खाने की मेज पर खाला ने मामू और मुझे बताया कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर उन्हें मजीद दिनों के लिए जाना पड़ा तो जाना पड़ेगा। खाला ने कहा कि मामू खाला को साथ ले जाएं क्योंकि मामू अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे और जितनी होनी चाहिए इतनी हुसैन जमील से मोहब्बत करते थे। उन्हें घर में मेरी मौजूदगी से भी काफी इत्मीनान था, इसलिए उन्हें अकेले जाने में कोई मसला नहीं था। मैंने खाला की रूटीन और आदत को बहुत गौर से देखा। मैंने देखा कि खाला बहुत ज्यादा चाय पीती हैं और वो अलिफाबल हुई दूध वाली चाय पीती है, और मैं भी अलिफाबल हुई दूध वाली चाय पीने का आदी था। अगले दिन जब मैं गेम खेल रहा था तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि खाला मेरे पीछे आकर बैठ गईं क्योंकि मेरे कानों में हेडफोन्स लगे हुए थे और वो मुझे खेलते हुए देखने लगी। हम दोस्त अब मिलकर गेम खेलते हुए गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे थे। खाला हैरान और परेशान हो गईं क्योंकि वो पास ही बैठी सब बकवास सुन रही थी। फिर खाला ने मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, मुझे तवज्जो दिलाई, लेकिन मैं खाला की प्यारी और मुतदिल आवाज़ को मौसीकी की वजह से सुन ना सका। खाला मेरी बकवास काफी देर सुनती रहें, फिर उठकर अपने कमरे में चली गईं। शाम को जब मैं कुछ दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा तो मेरा दिल किया कि खाला को बताऊं। मैं उनके कमरे में गया। इस वक्त ज़हन में कोई खास बात नहीं थी। फिर वापस आकर बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद मैंने कहा, मुझे चाय पीनी है खाला, क्या अब बना देंगी? मुस्कुराते हुए खाला ने प्यार भरे लहजे में कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, अभी 2 मिनट में फ्रेश होकर बना देती हूँ। फिर वो उठकर अपने कमरे की तरफ चली गईं और मैं कोने में बैठ गया और सामने लान और फूलों को देखने लगा। मुझे एक फूल पसंद आया। मैं करीब जाकर इसे देखा और तोड़ लिया। खाला मुझे बुला रही थी। मैंने जवाब दिया, आप बाहर हैं। फिर वो 2 कप चाय हाथ में लिए बाहर आए। एक कप मुझे दिया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने जो फूल हाथ में पकड़ा हुआ था वो खाला की तरफ फूल जैसे चेहरे के साथ बढ़ाया। खाला मुस्कुराईं और मेरे हाथ से फूल लेते हुए कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे। मेरी सारी ख्वाहिशें टूट गईं। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा, खाला मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। घर में सारा दिन रह रह कर पागल हो गया हूँ। आज कहीं बाहर चहल कदमी पर चलते हैं। खाला ने कहा, नहीं आसिफ, अब मैं जहाँ भी जाती हूँ खालू के साथ ही जाती हूँ। मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोशी से चाय पीने लगा। खाने के बाद मैंने एक फिल्म लगाई और बैठकर देखने लगा। खाला भी मेरे साथ बैठ गईं और फिल्म देखने लगे। जब खाला ने देखा कि फिल्म में भी वही गलत बातें हो रही हैं जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा,
अच्छा तुमने सारी गालियां और बकवास यहाँ से सीखी है। उन्होंने कहा, बेटा ये बहुत बुरी बात है। तुम बहुत फुहश जुबान इस्तेमाल करते हो। मुझे शर्म के मारे पसीना आ गया। खाला ने फिर कहा, मैं तुम्हारी माँ कुलसूम से बात करूंगी कि वो तुम पर खास नजर रखे। तुम हाथ से निकल रहे हो। मैंने ऊपर देखा और खाला से कहा, मुझसे गलती हो गई खाला, मुझे मुआफ कर दी, लेकिन मैं क्या करूं? सब लड़के ऐसे ही बात करते हैं, मुझे भी जवाब देना होता है तो यही बातें ज़हन में आती है। खाला हंसी और बोले, नहीं मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम लड़के किस किस्म की बातें करते हो। फिर बोले, अच्छा दोस्त कोई और फिल्म लगा दो। ये क्या लगा दिया है? मैंने सुकून का सांस लिया। फिर मैंने खाला से पूछा कि कौन सी फिल्म लगाऊं। उन्होंने कहा, कोई इंडियन फिल्म लगा दो। मैंने वही लगा दी। खाला फिल्म देख रही थीं और मैं छपकर खाला के चांद जैसे चेहरे को देख रहा था। खाला ने बैठने का अंदाज बताया, एक टांग उठाकर दूसरी पर रखी और सोफे पर बाहें फैलाए बैठ गई। फिर मैंने भी वही अंदाज अपनाया और कहा, हो बहू खाला पर बैठा हूं। मुझे लगा खाला ने मेरी हरकत नोट की और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी खाला की तरह सोफे के दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर खाला ने मुस्कुराकर अपनी पोजीशन दुरुस्त की और मैंने भी उन्हें देखकर सही तरीके से बैठने का फैसला किया। खाला बेसाख्ता हंसी और मुझसे कहा, आसिफ तुम मेरी नकल कर रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा और सर हिला दिया। फिर उन्होंने मर्दों जैसे गुस्से से कहा, मुझे छेड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैंने बेपरवाही से कहा, हाँ और छेड़ूंगा। खाला फिर हंसी और अपने मोतियों जैसे दांत दिखाते हुए बोले, किम? मैंने फौरन कहा, अरे इतने दिन हो गए, ना किसी ने डांटा है ना किसी ने मारा है, और ऊपर से आप इतनी बूढ़ औरत हैं। उन्होंने भनवें चढ़ाते हुए कहा, आसिफ क्या मैं वाकई बुरी औरत हूं? मैंने कहा, पता नहीं। मेरे साथ अकेले रहते हुए क्या बनेगा? खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मार खाना चाहते हो तो मैं मार दूंगी। वो मुझे एक मासूम शरारती बच्चा समझ रही थी और ये सब मेरे फायदे के लिए था। शायद ऐसी फजूल बातें करते करते खाला मुझसे बहुत नाराज हो गईं। रात के 10 बजे खाला का फ़ोन बजा। वो उठकर अपने कमरे की तरफ चली गईं। मैंने कुछ देर फिल्म देखी, फिर टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। इतने में मैंने खाला के कमरे से उनकी आवाज़ सुनी, यार सीच मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। खालू ने जवाब दिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने इतने दिन तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे। लेकिन खाला ने जो जवाब दिया इसने मेरे दिल की घंटियां बजा दे। मैं सुबह जल्दी उठा और फ्रेश होने के बाद किचन की तरफ गया। किचन में कोई नहीं था। मैं खाला के कमरे की तरफ गया, दूसरी तरफ से देखा तो दरवाज़ा बंद था, यानी खाला गहरी नींद में थी। मैंने किचन में खुद चाय बनाई, एक अंडा फ्राई किया, कुछ रोटी वगैरह गर्म की और मेज़ पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर ही रहा था कि खाला के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आए। उनके चेहरे पर निकाब सा था। वो थोड़ी शर्मिंदगी से बोले, रात नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। खाला की ये बात सुनकर मुझे रात की बात याद आई और दिल में कहा, मेरी प्यारी खाला, मुझे पता है कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आई। फिर मैंने होश में आकर मुस्करा कर कहा, कोई बात नहीं खाला, आप नाश्ता करेंगी ना? आए, आज मैं आपके लिए नाश्ता अपने हाथ से बनाऊंगा। खाला ने कहा, आज भांजे के हाथों नाश्ता? वाह जनाब। फिर मैंने खाला से कहा, आप फ्रेश हो जाएं, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर लेता हूं, बाकी बातें बाद में करेंगे। खाला ने सर हिलाया और अपने नर्म और नाजुक होंठों पर मुस्कुराहट लिए दोबारा कमरे की तरफ चली गईं। फिर मैंने खाला से पूछा, अब आप नाश्ते में क्या लेंगी? खाला जोर से हंसी और कहा, ओ आसिफ, इंसान बन जाओ। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं और शर्मिंदा मत करो। मैंने भी शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा, खाला जी, जो आपको मुनासिब लगे। जब मैं किचन की तरफ मुड़ा तो खाला ने नमनाक आंखों से मेरी तरफ देखा और कुर्सी पर बैठ गई। वो काफी देर तक मुझे किचन में काम करते हुए देखती रही। जब नाश्ता तैयार हो गया तो मैं उनकी कुर्सी के सामने जाकर मुशीर के अंदाज में नाश्ता ट्रे पर रखकर मेज पर रख दिया।
खाला मेरे इन शरारती अंदाजों को बड़े प्यार से देख रही थीं और दिल ही दिल में उनको याद रख रही थी। जैसे ही मैंने ट्रे रखी और सीधा हुआ, खाला ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों की सजावट खराब कर दी। फिर बोले, वाजी बर्दाश्त, तुम तो बहुत समझदार निकले, वरना मीर मैंने तो समझा था कि तुम भी दाऊद हाजिर के लड़कों की तरह आवारा हो गए हो। मैंने खाला के सर पर रखे हाथ को पकड़ कर कहा, दोस्त मीर अपने ये स्टाइल खराब कर दिया, बड़ी मुश्किल से किया था। खाला ने मोहब्बत से मेरे गालों पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, आसिफ कुछ बुरा नहीं हुआ, जाकर उधर बैठ जाओ और चुपचाप नाश्ता करो। अब बात करना बुरा हो गया मजीद। खाला ने नाश्ता किया, फिर कहा, आसिफ बहुत शुक्रिया, नाश्ता बहुत मज़ेदार था। चुल्लू, आज से हम सच्चे दोस्त बन गए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने बहुत दिनों बाद यूं बगैर किसी वजह के दिल खोल कर हंसा है। बच्चे की कमी ने मुझे अंदर से खाली कर दिया था, मैं हंसना भूल चुकी थी। मैंने कहा, खाला अब फिक्र ना करें, हाँ अल्लाह की रहमत है, मगर वो कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। जो भी करता है इसमें ज़रूर कोई हिकमत होती है। फिर मैंने खाला से खामोशी का अंदाज अपनाते हुए कहा, क्या हम पहले दोस्त नहीं थे? खाला ने कहा, दोस्त तो थे, मगर ये दोस्ती कच्ची थी। फिर खाला ने आंख मारते हुए कहा, आज से हम सच्चे दोस्त बनेंगे। मैंने अपने गाल को नरमी से सहलाते हुए कहा, दोस्त, उन आंटियों की भी एक बहुत बुरी आदत होती है, गाल खींचना, और ये आदत इतनी बुरी है कि गाल सुर्ख हो जाते हैं। खाला फिर हंसी और दोनों हाथों से मेरे कानों की तरफ बढ़ने लगे। फिर मैं अचानक भागने लगा। खाला भी अपने खूबसूरत कदमों से मेरे पीछे भागन और कहने लगे, आसिफ, क्या मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? फिर वो अचानक रुक गईं और हाथ कमर पर रख कर सांस लेते हुए बोले, ओ थक गई हूँ। फिर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गईं। मैं करीब जाकर बोला, क्या हुआ? खाला अचानक खड़ी हुईं और मुस्कुराते हुए दोनों कान पकड़कर मरोड़ दिए। मैंने मजाक आड़ाने वाले अंदाज में मुंह बनाया और कहा, अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखता, मैं तुमसे बहुत करीब हो चुका हूँ। खाला ने होंठों पर प्यारी मुस्कुराहट लिए मेरी तरफ देखा और मेरे कानों को प्यार से सहलाते हुए बोले, तुम बहुत करीब आ चुके हो। अच्छा नहीं दोस्त, सॉरी। क्या बताऊं तुम्हें, मेरी हुसैन जमील खाला, जो 21 साला नौजवान लड़की लगती थी, मुझ पर जादू कर रही थी। फिर खाला ने कहा, अच्छा आसिफ, तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं कपड़े बदल लूं, फिर मुझे बाजार से कुछ ज़रूरी सामान लेना है, मैं ले आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तब तक मैं कुछ तैयार हो जाऊं, फैशन वगैरह कर लूं। शायद कोई लड़की मुझ पर फिदा हो जाए, फिर मैं भी खूब इंजॉय करूंगा। खाला ने मुस्कुराते हुए मेरी गर्दन पर हल्की सी चपत लगाई और कहा, आसिफ, तुम्हें उन बातों से बाज आ जाना चाहिए। मैंने हैरत से पूछा, किस बात से बाज आ जाऊं? उन्होंने कहा, मेरे जज्बात और शरारतों से। मैंने कहा, दोस्त, जिंदगी में कुछ वकार भी होना चाहिए, वरना अब मीर कुछ नहीं छोड़ेगा। पहले तो खाला को समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन जब समझ आया तो उन्होंने जूता उतारा और कहा, आसिफ, तुम कितने बदतमीज हो गए हो, शर्म आनी चाहिए। मैं हंसता हुआ अंदर चला गया। कुछ देर बाद मैं सोफे पर बैठ गया और टीवी पर नजरें जमा दे। इसी लम्हे खाला भी बाहर आए। जब वो बाहर आए तो मैं सांस लेना तक भूल गया। खाला ने एक पुतली सफ़ेद शर्ट और नीचे लोकेट जीन्स पहनी हुई थी। मैंने शरारत से आह भरते हुए कहा, मैडम जी, आपके इरादे क्या है? खाला ने अपने आप को देखा और शर्मा कर मेरी तरफ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखा। मैंने कहा, ये क्या कर दिया आसिफ? मैंने सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, मैडम, आप कातिल हैं, मगर बाहर किसी को पता नहीं कि आप किसी की अमानत है। खाला ने अपने प्यारे चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, बकवास बंद करो। जब उन्होंने मुझे बाजार चलने को कहा तो मैंने खाला की तरफ हाथ हिलाते हुए शायराना अंदाज में कहा, माँ के शहर में हजारों लोग तुम्हें हवस भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन सुबह सुबह कौन दुकान खोलेगा? खाला को अपनी लापरवाही का एहसास हुआ और बोले, तुम ठीक कह रहे हो, थोड़ी देर बाद चलेंगे। मैंने कहा, मैडम, जब आप बाजार जाएंगी तो लोगों की नजरें आप पर जरूर पड़ेंगी। आप जरूर जिम जाती होंगी, है ना? आपको अपने जलवों का अंदाजा ही नहीं। खाला ने हंसते हुए कहा, दोस्त आसिफ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जैसे तुम मुझे अपनी खाला नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड समझते हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी और सर्द आह भरकर खामोश हो गया।
खाला मेरे बहुत करीब बैठ गईं और दरमियानी आवाज में कहा, आसिफ। मैंने कहा, जी खाला। खाला ने कहा, क्या तुम मेरी छेड़छाड़ बंद नहीं करोगे? मैंने नजरें उठाए बगैर कहा, ऐसी खूबसूरत औरत से छेड़छाड़ ना की जाए तो और किससे की जाए? खाला ने हंसते हुए कहा, तौबा है यार। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद खाला मेरे करीब आईं और बोले, क्या वाकई तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम जैसी खूबसूरत कोई मिली ही नहीं, वरना इसे ही गर्लफ्रेंड बना लेता। जिंदगी का साथी चाहे अबू से नाच गाने की शर्त ही क्यों ना रखनी पड़ती। खाला के होंठ जो फूल की डंडी की तरह थे मुस्करा उठे। फिर उन्होंने कहा, ओ आसिफ, क्या तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? मैंने फिर एक मासूम आशिक की तरह सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, आपके ख्याल से ज्यादा। खाला ने कहा, तुम बाज नहीं आओगे। आसिफ, दूध ले आओ, खत्म हो गया है। मैंने सर हिलाया और दूध लेने चला गया। वापस आकर दूध फ्रीजर में रखा, फिर खाला को बताने उनके कमरे की तरफ गया। लेकिन जो मंजर मैंने कमरे में देखा वो देखकर मेरे जिस्म में करंट दौड़ गया। खाला नहाकर बाहर निकली थीं और वो लम्हा क़यामत से कम ना था। मेरे जिस्म के रूंगटे खड़े हो गए। मैं खौफ से पलकें झपकने ही वाला था कि खाला ने पूछा, आसिफ ले आए? मेरी जिल्द की खुश्की की वजह से मैं शर्मा रहा था। खाला आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आईं और पूछा, क्या हुआ जानवर, चुप क्यों हो? मैंने छुरी उठाई और उनकी आंखों में देखकर कहा, कुछ नहीं हुआ। खाला मेरी बातों में खो गईं और बोले, आसिफ, क्या मुझे तुम्हारे सामने यूं आना अच्छा लगा? मैंने दोबारा सर झुका लिया और कहा, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी तरफ मुतवज्जे हो रहा हूं तो आप गलतफहमी का शिकार है। मैं मानता हूं कि आपका हुसैन जिस्म किसी को भी अपनी तरफ जबरदस्ती खींच सकता है, लेकिन सिर्फ आर्जी तौर पर। ये काफी नहीं है। खाला ने गहरा सांस लिया और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। खाला, मैं ऐसी चीज नहीं चाहता जो सिर्फ कुछ वक्त के लिए मिले, चंद दिन के लिए, और फिर मैं सारी जिंदगी आपसे नजरें भी ना मिला सकूं और फिर आपको देखने से भी महरूम हो जाऊं। खाला खुद पर काबू पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। वो एक तरफ बैठ गईं और मुझे अपने पास बुलाया। मैं उठा और उनके पास जाकर बैठ गया। उन्होंने एक हाथ मेरी कमर के गिर्द रखा और मुझे करीब कर लिया। फिर मेरे एक हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, आसिफ, यही तो तुम चाहते थे ना? अब बराहे करम मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ना लो। चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन जो भी मिले इस पर शुक्र करो। कब तक तुम अपने आप को यूं तरसाती रहोगे? ये भी मुमकिन है कि शायद मेरी झोली भी सरसब्ज हो जाए। मैं तो कई दिनों से उनको पाने के लिए पागल हो रहा था। उन्हें यूं तड़पती हालत में छोड़कर मैं वहां से भाग आया और सुकून से अपने कमरे में चला गया। फिर मैंने सुना कि खाला कमरे में खामोश हो गई थी। उनके सिसकियों की शिद्दत बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के करीब गया और कहा, खाला, अब आप ठीक हैं? खाला की सिसकियों की शिद्दत भी थम चुकी थी। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर पूछा, तो अंदर से आवाज आई, ओ आसिफ, मैं कुछ देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ। बराहे करम अपने कमरे में चले जाओ। मैं अफसुर्दा होकर वापस आ गया। कुछ देर बाद खाला भी बाहर आईं फ्रेश होकर और मुझसे मुआफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा, मैं भी जानती हूं कि तुम मेरे हसन के लिए पागल हो गए थे, और मैं भी तुम्हारी हालत और बार बार मुझसे तुम्हारी लगन देखकर बहक गई थी कि शायद ऐसा करने से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए और शायद मुझे भी औलाद मिल जाए। लेकिन तुम्हारे दिल की अचानक तब्दीली और अल्लाह से तौबा देखकर मुझे लगा कि तुम इस पाक रिश्ते के भरम के साथ कभी ज्यादती नहीं कर सकते, और ये तमाम एहसानात जो तुमने मुझ पर किए मुझे रोला गए। तुम तो बच्चा हो, तुम्हारी नीयत कमजोर थी, लेकिन मैं समझदार थी और मैंने कबीरा गुनाह जैसी ख्वाहिश पाल ली थी। मैं भी औलाद की चाह में बहक गई। फिर हम दोनों काफी देर तक रोए और अल्लाह से आने वाले वक्त के लिए मुआफ़ी मांगी। दोस्तों, मैं इस वीडियो के जरिए आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूं कि अक्सर शैतान आपको बहुत गुमराह करता है। इतना गुमराह करता है कि आप अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देते हैं और ऐसे काम कर बैठते हैं जिन पर सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। ये एक तासुब बन सकता है, और ख़ास तौर पर आज के सोशल मीडिया के दौर में।
हम अपने करीबी रिश्तेदारों और अजीज़ों पर भी भरोसा नहीं करते और न ही आजकल का कोई काबिल भरोसा है। लिहाजा ए खुदा, बराह करम उन लोगों पर ख़ास नज़र रख जो इसके करीब हैं और उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और अगर वो किसी चीज़ से महरूम हैं तो ए अल्लाह उनकी महरूमी को दूर फरमा, ख़ास तौर पर जो बे औलाद हैं। आमीन। दोस्तों, बराह करम इस वीडियो के मुतालिक अपना कीमती तबसरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको वक़्ता फ़ौक़ता ऐसी नई वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। शुक्रिया।